हेलो ट्रेनिस, मैं नितेश कुमार सिंह, प्रवक्ता, रचना शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर, डीएड SEHI सेमेस्टर सेकेंड, थियरी पेपर नंबर 8, जो कि आपका फंडामेंटल्स ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग है। उसका यूनिट 2 कंटिन्यू है, जिसमें हम लोग यूनिट 2.2 का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स सेगमेंटल है। तो जिसमें हम लोग ध्वनि, वाणी या वाग ध्वनियों का वर्णन या विवरण विभाजन या खंडी आधार पे देख रहे हैं। और इस यूनिट में इस 2.2 यूनिट को 3 पार्ट में ABC बांटा गया है। तो ट्रेनिस पार्ट ए में हम लोगों ने जो है जो डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीच साउंड सेगमेंटल में किया था का अध्ययन किया था, उसमें हम लोग डिफिनीशन ऑफ पार्ट ए में डिफिनीशन ऑफ कॉन्सोनेंट, वावेल, डिप्थांग्स एंड ब्लेंड्स का अध्ययन किया था। और डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीच साउंड सेगमेंटल में पार्ट बी, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, प्लेस, मैनर, वॉइसिंग, इसका हिंदी में अर्थ है व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण के ढंग या तरीके के आधार पर और उच्चारण आवाज़ के आधार पर। तो ट्रेनिस व्यंजनों का वर्गीकरण आज हम स्थान के आधार पर कर रहे हैं। ध्वनियों का उच्चारण, तो ध्वनियों का उच्चारण विशेष प्रयत्न से किया जाता है, किंतु साथ ही साथ यह प्रयत्न स्थान विशेष या अंग विशेष से किया जाता है। तो ध्वनियों के उच्चारण में जिस प्रकार से तरीके या ढंग का महत्व है, उसी प्रकार से ध्वनि उत्पादन में या व्यंजनों के वर्गीकरण में स्थान विशेष का भी उतना ही महत्व है। तो ट्रेनिस देखते हैं उच्चारण स्थान क्या होता है। उच्चारण स्थान वह है जहाँ भीतर से आती हुई हवा को रोककर या किसी अन्य प्रकार से उसमें विकार लाकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो ऐसी स्थिति को जब हम वाणी उत्पादन करते हैं तो उसको हम प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के नाम से जानते हैं। ट्रेनिस स्थान भी उच्चारण में प्रयत्न जितने ही महत्वपूर्ण हैं और उसके आधार पर भी ध्वनियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। व्यंजन ध्वनियाँ हैं, तो व्यंजन ध्वनियाँ ओठ से लेकर स्वर यंत्र तक इसी प्रकार अनेक स्थानों पर प्रयत्न करके विभिन्न व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। तो प्रमुख जो उच्चारण स्थान है, जो हमारे प्रमुख आर्टिकुलेटर प्लेस हैं, ओठ, दांत, वायुकोश या कुपकीय, कठोर तालु, मूर्धन्य, कोमल तालु, अलिजिह्वा, उपालिजिह्वा तथा स्वर यंत्र हैं। तो ट्रेनिस ये सब हमारे जो है आर्टिकुलेटर प्लेस हैं। इस आधार पर उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के प्रमुख वर्गीकरण या भेद हो सकते हैं। तो ट्रेनिस सबसे पहला देखते हैं लैरिंजियल, स्वर यंत्रमुखी या ग्लोटल। तो उन ध्वनियों को कहते हैं स्वर यंत्रमुखी, उन व्यंजन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वर यंत्र से उच्चारित किए जाते हैं और इन्हें स्वर यंत्र स्थानी या काकल्य या उरस्त भी कहते हैं। हिंदी व्यंजन का उच्चारण स्थान स्वर यंत्र मुखी है। ट्रेनिस हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकुलेटर प्लेस उपालिजिह्वी, जिसको फेरेंजियल के नाम से जानते हैं। तो फेरेंजियल
जो कॉन्सोनेंट साउंड है उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वर यंत्र और अलिजिह्वा, जो लैरिंक्स और यूलर के बीच में उपालि जिह्वा में उत्पन्न होती है। तो इसके लिए जिह्वा मूल जो कि रूट ऑफ टंग को पीछे हटाकर उपालि जिह्वा को संकीर्ण कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो व्यंजन ध्वनियों का उत्पादन होता है उसको हम फेरेंजियल कॉन्सोनेंट साउंड के नाम से जानते हैं, जो कि फेरेंजियल या फेरिंक्स प्लेस से निकलता है। तीसरा देखते हैं ट्रेनिस हम लोग अली जिह्वी, जिसको यूवुलर के नाम से हम जानते हैं। इसको कौवा या अली जिह्वा के नाम से भी हम जानते हैं। तो कौवा या अली जिह्वा से इन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है। इसके लिए जो जिह्वा मूल है, जो रूट्स ऑफ टंग है या जो टंग बैक टंग है, को या तो निकट ले जाकर वायु मार्ग को सकरा करते हैं और संघर्षी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ऐसी स्थिति में जो फ्रिकेटिव साउंड उत्पन्न होती है, तो इन ध्वनियों को जिह्वा मूली या जिह्वा पश्च भी कहा जाता है। जैसे क, ख, ग ध्वनियाँ इसी प्रकार की हैं। तो क, ख जो इसी प्रकार की ध्वनियाँ जो कि कंठ से निकलती हैं, जिसको कि हम यूलर के प्लेस स्थान से इसका उच्चारण होता है। ट्रेनिस हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कोमल तालव्य, जिसको कि सॉफ्ट पैलेटल के नाम से जानते हैं। तो जीभ के पिछले भाग के सहारे यहाँ से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। क, ख, ग, घ अंग का उच्चारण स्थान यही है। तो क, ख, ग, घ का उच्चारण जो है सॉफ्ट पैलेट से होता है। तो इसका उच्चारण स्थान सॉफ्ट पैलेटल है। वहीं पे नेक्स्ट हम देखते हैं मूर्धन्य, जिसको कि रेट्रोफ्लेक्स के नाम से भी हम जानते हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन ध्वनियाँ उन ध्वनियों को कहते हैं जिनका उच्चारण करने में मूर्धा से सहायता ली जाती है, और हिंदी में ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा ही है। तो नेक्स्ट देखते हैं ट्रेनिस कठोर तालु, जिसको कि सॉफ्ट पैलेट, सॉरी यहाँ पे हार्ड सॉफ्ट पैलेट लिखा गया है, गलत है, हार्ड पैलेट है। तो हार्ड पैलेट, इनका उच्चारण कठोर तालु के पास से होता है और जीभ के अगले भाग या नोक से इसमें सहायता ली जाती है। हिंदी ट वर्ग का उच्चारण यहीं से होता है। आज के हिंदी के स को तथा च वर्ग को प्रायः सभी विद्वानों ने तालव्य कहा है। तो पैलेटल साउंड में जो है वो सॉफ्ट पैलेट और जो हार्ड पैलेट से जो ध्वनियाँ का उच्चारण होता है उसको पैलेटल स्पीच साउंड के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट ट्रेनिस हम लोग देखते हैं अल्वियोलर, जिसको कि वायुकोश या कूपकीय कहते हैं। तो ये भी एक आर्टिकुलेटर प्लेस है। तो दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग को वायुकोश की संज्ञा दी जाती है। जब निःश्वास वायु कोश तक पहुंचकर कुछ क्षण के लिए अवरुद्ध हो और जिह्वा नोक द्वारा वायुकोश के स्पर्श के पश्चात वायु बाहर निकले तो वायुकोशीय ध्वनि का उत्पादन होता है। जैसे न, ल, र, स, ज, श भी वायुकोश और तालु के संधि से उच्चरित होते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं न, ल, र, स, ज, स। तो यहाँ पे एक से अधिक जो है आर्टिकुलेटर प्लेस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि तालु, पैलेटल और एल्वियोलर प्लेस से इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं दंत, जिसको हम डेंटल साउंड के नाम से जानते हैं। तो
तो दांत की सहायता से उच्चरित ध्वनियाँ दंत ध्वनियाँ कहलाती हैं। इसमें जिह्वाग्र या जीभ की नोक से सहायता ली जाती है। तो हिंदी के त, थ, द, ध, न त, थ, द, ध ये जो है दंत व्यंजन ध्वनियाँ हैं। इसमें जीभ की नोक ऊपरी दंत पंक्ति का स्पर्श करती है। तो डेंटल जो हम लोगों के दांत के आसपास का भाग है, ये भी हमारे आर्टिकुलेशन प्लेस में आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दंतोष्ठ, जिसको कि हम लोग लैबियोडेंटल के नाम से जानते हैं। तो लैबियोडेंटल ओठ और दांत से जो ध्वनियों का उत्पादन होता है, ऐसी ध्वनियों को दंतोष्ठ ध्वनियाँ कहते हैं। तो आर्टिकुलेटर प्लेस लैबियोडेंटल भी है। ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण ऊपर के दांत और नीचे के ओठ की सहायता से होता है, जैसे ब, फ दंतोष्ठ हैं। तो ब, फ जो है लैबियोडेंटल कॉन्सोनेंट स्पीच साउंड है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ओष्ठ बाइलैबियल। तो ओष्ठ हमारे ऊपरी ओष्ठ और निचला ओष्ठ, जिसको कि हम निचले ओठ को हम लोग एक्टिव आर्टिकुलेटर्स और ऊपरी ओठ को पैसिव आर्टिकुलेटर के नाम से जानते हैं। तो जब दोनों ओठ एक दूसरे को स्पर्श करें और निश्वास की वायु ओठ तक पहुंचकर, निश्वास मतलब एक्सहेल हम लोग जब करते हैं तो वायु ओठ तक पहुंचकर क्षण भर अवरुद्ध होकर बाहर आती है, तो ऐसी ध्वनियों को दंतोष्ठ ध्वनि कहते हैं, या बाहर आए तो दंतोष्ठ ध्वनि का उत्पादन होता है। जैसे प, फ, ब, भ, म आदि। तो ये प, फ, ब, भ, म ये हमारे बाइलैबियल कॉन्सोनेंट साउंड हैं। अब देखते हैं टेनिस स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार से है। स्थान ये है और ध्वनियाँ ये हैं। तो कंठ से, जिसको कि हम लोग यूलर के नाम से भी जानते हैं, तो क, ख, ग, घ, अंग, इन ध्वनियों का उच्चारण स्थान कंठ है। वहीं पे तालव्य च, छ, ज, झ, ञ, स, य, इन सब व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण स्थान तालव्य है। वहीं पे मूर्धन्य, जिसको हम रेट्रोफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, तो ट, ठ, ड, ढ, श ये जो है मूर्धन्य प्लेस से निकलता है। और हिंदी के ट वर्ग, तो हिंदी के ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, इसके पहले हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। टेनिस दंत स्थान है, आर्टिकुलेटर प्लेस है, वहाँ से व्यंजन ध्वनियाँ त, थ, द, ध, न, र, स, इन सब ध्वनियों का जो व्यंजन ध्वनियाँ हैं, इसका उच्चारण स्थान दंत है। वहीं पे वायुकोश या कुपकी, जिसको अल्वियोलर प्लेस के नाम से जानते हैं, तो इस प्लेस से जो है न, ल, स, ज इत्यादि व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण इसी स्थान से होता है। दंतोष्ठ, इसको कि लैबियोडेंटल साउंड या लैबियोडेंटल जो प्लेस है, वहाँ से किस प्रकार की व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण होता है, व, फ, म। वहीं पे द्वयोष्ठ, जिसको कि हम बायोलैबियल आर्टिकुलेटर प्लेस के नाम से जानते हैं, तो इस स्थान से टेनिस प, फ, ब, भ, व, य इत्यादि ध्वनियों का इत्यादि व्यंजन ध्वनियों का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से स्थान प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के आधार पर व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण हिंदी भाषा शास्त्र में किया गया है। जिस प्रकार से एक ध्वनि के लिए ध्वनि उत्पादन के ढंग या तरीके की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार बहुत
से ध्वनि उत्पादन के लिए स्थान की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ख ध्वनि उत्पादन के लिए ही, अब ख ध्वनि यहाँ पे है, तो ख जो स्पीच साउंड है उसके लिए हमें 3 आर्टिकुलेटर प्लेस से ये ध्वनियाँ निकलती है, जिसमें स्वरयंत्र, लैरिंक्स, यूलर, अलिजिह्वा, शार्प पैलेट आदि स्थानों की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी व्यंजन ध्वनि को समझने के लिए उसके उत्पादन स्थानों को समझना अति आवश्यक होता है। अति आवश्यक होता है। क्यों अति आवश्यक होता है? क्योंकि वाणी चिकित्सा में जब कोई हियरिंग इम्पेयर्ड जो बच्चे हैं, उनमें जब हम वाणी चिकित्सा या वाणी उत्पादन की प्रक्रिया का आरंभ करते हैं, तो हम लोगों को ट्रेनिज सबसे पहले जो आर्टिकुलेशन प्लेस पता होना चाहिए कि किस किस स्थान से हम उच्चारण कर सकते हैं। तो वाणी चिकित्सा में उच्चारण स्थान बड़ा ही वाणी चिकित्सा में उच्चारण स्थान का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो इस प्रकार से ट्रेनिज जो सेगमेंटल जो स्पीच साउंड है उसमें पार्ट बी का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के बेस पर जो है कॉन्सोनेंट का वर्गीकरण किए। अब हम लोग नेक्स्ट मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के आधार पर व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण करेंगे। तो ट्रेनिज यहाँ पे व्यंजनों का वर्गीकरण जो है उच्चारण ढंग या तरीके के आधार पर। तो व्यंजनों का वर्गीकरण ढंग या तरीके के आधार पर व्यंजनों के निम्नलिखित वर्ग हो सकते हैं। तो जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है, उसके आधार पर जो हम व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण करते हैं, वो निम्नलिखित उसके वर्ग हो सकते हैं। तो सबसे पहला ट्रेनिज स्पर्श। तो स्पर्श जिसको प्लोसिव स्पीच साउंड भी कहते हैं। तो स्पर्श ध्वनि में 2 अंग, जैसे दोनों ओठ, नीचे का ओठ और ऊपर के दांत, दोनों ओठ, नीचे का ओठ और ऊपर के दांत, जीभ की नोक और दांत, या जीभ का पश्च भाग और कोमल तालु एक दूसरे को स्पर्श करके हवा को रोकते हैं और फिर एक दूसरे से हटकर हवा को जाने देते हैं। तो इस तरीके से या इस ढंग से जब हम उच्चारण प्रक्रिया को करते हैं, तो इसके आधार पर स्पर्शीय व्यंजन जैसे क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, झ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ इत्यादि व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ट्रेनिज एक फिगर हम देखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जीभ की नोक और दांत, दोनों ओठ और जीभ का पश्च भाग और कोमल तालु एक दूसरे को जब स्पर्श करते हैं, तो इन व्यंजन ध्वनियों का क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, झ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ आदि व्यंजन ध्वनियों का जो है उच्चारण होता है। तो ऐसे उच्चारण ध्वनियों को हम स्पर्शीय व्यंजन ध्वनियों के नाम से जानते हैं। तो एक फिगर भी हम देखने का प्रयास करते हैं। इस फिगर में ट्रेनिज हम लोग देख रहे हैं कि वायु जो है वो बाहर मुख विवर से निकल रही है और दोनों ओठों को हम बंद कर रहे हैं, और बंद करके जब खोलते हैं तब हमारे जो है बायोलेबियल साउंड जैसे प, फ, ब, भ इत्यादि व्यंजन ध्वनियों को का
उत्पादन होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपरी ओठ और निचला ओठ दोनों जब एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो स्पर्शी व्यंजन ध्वनि प फ ब प फ ब भ इत्यादि व्यंजन ध्वनियों का जो है उच्चारण होता है। दूसरे फिगर के माध्यम से टेनिस हम लोग देखने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से स्पर्श ध्वनियाँ जो है नीचे के ओठ और ऊपर के दांत या जीभ की नोक और दांत। तो यहाँ पे इस फिगर में जीभ की नोक ऊपर जा रही है और जो ये डेंटल प्लेस है उसको टच कर रही है। तो इस प्रकार से जो है त थ द ध इत्यादि स्पर्शीय व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण होता है। एक और फिगर के माध्यम से हम लोग स्पर्शी व्यंजन ध्वनियों को समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें कि जीभ का पश्च भाग, तो जीभ का पश्च भाग ये आपको दिख रहा है और वो जो है इधर कोमल तालु से उसका स्पर्श या संपर्क हो रहा है। तो इस तरीके से जो हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो उसको हम स्पर्शीय जो है व्यंजन ध्वनियाँ कहते हैं। ट्रेनिज, अब हम लोग नेक्स्ट जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है तो उसको जो है हम संघर्षी या फ्रिकेटिव स्पीच साउंड के नाम से जानते हैं। तो संघर्षी व्यंजन ध्वनियाँ या संघर्षी व्यंजन ध्वनि में हवा का न तो स्पर्श की तरह पूर्ण अवरोध होता है, जैसे जिसको कि आप प्लोसिव व्यंजन ध्वनि के नाम से जानते हैं। उसमें जो है आप देख रहे थे कि उसमें हवा को हम लोग पूर्ण रूप से रोकते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं। तो उसमें फ्रिकेटिव जो कंसोनेंट्स साउंड है उसमें जो है हम ध्वनि में हवा का न तो स्पर्श की तरह पूर्ण अवरोध होता है और न ही अधिकांश स्वरों की भांति वह अबाध रूप से मुंह से निकलती है। तो न ही हम पूर्ण अवरोध होता है, न ही स्वतंत्र रूप से मुंह से बाहर निकलती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें स्थिति स्वरों और स्पर्श के बीच की है। तो इसमें स्थिति जैसे स्वर और स्पर्श दोनों के बीच की स्थिति इसमें उत्पन्न होती है, अर्थात दो अंग एक दूसरे के इतने समीप आ जाते हैं कि हवा को दोनों के बीच से घर्षण करके निकलना पड़ता है। तो इसीलिए इसको संघर्षी या घर्षित ध्वनि के नाम से जानते हैं, इसलिए इसे संघर्षी कहा जाता है। और दोनों ओठ और ऊपर के दोनों ओठ ऊपर के दांत और नीचे के ओठ, जीभ और दांत, जीभ और वायुकोश जिसको कि हम एल्वियोलर प्लेस के नाम से जानते हैं, आदि की सहायता से इस प्रकार की ध्वनियाँ पैदा या उत्पादित की जाती हैं, जैसे फ, ब, ज, स, ख, ग, ह आदि इसी वर्ग की ध्वनियाँ हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक संघर्ष हो रहा है। तो स, श, श में एक प्रकार की हिसिंग या संघर्ष है, ध्वनि सुनाई पड़ती है। और संघर्षी में स को नद संघर्षी या ग्रुप्ड स्पीच साउंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ के आगे के दोनों किनारे उठे रहते हैं। तो जो फ्रिकेटिव साउंड है उसको हम फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो ट्रेनिज, इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि वायु निकल रही है, लेकिन बीच में निकलने का जो मार्ग है वो बहुत ही संकीर्ण है। तो यहाँ पे जो
जीभ है वो दांत से इतने करीब में आ जा रही है कि जिससे वायु को निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए इसको, इस प्रकार की ध्वनियों को संघर्षी ध्वनि के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट टेनिस हम लोग देखते हैं कि जीभ और जो ये हमारा टंग है और ये जो है एल्वियोलर जो प्लेस है उसको टच कर रहा है। जब टच कर रहा है तो यहाँ से वायु मार्ग जो है इसको निकलने में जो है दिक्कत हो रही है, तो संघर्ष कर रहा है। तो इस प्रकार से जो है संघर्षी ध्वनियों का उत्पादन करते हैं। तो इस तरीके से जो है संघर्षी या फ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट साउंड का हम जो है उत्पादन करते हैं। तीसरा ट्रेनिज हम देख रहे हैं स्पर्श संघर्षी, जिसको एफ्रिकेट्स के नाम से भी हम जानते हैं। तो ऐसी ध्वनियाँ जिनका आरंभ स्पर्श से हो पूर्णता से साथ या एक व एक न होकर, तो ऐसी ध्वनियाँ जिसका आरंभ स्पर्श से हो या पूर्णता से हो, उसके साथ साथ एक व एक न होकर धीरे धीरे होता है, जिसके फलस्वरूप कुछ देर तक हवा को घर्षण करके निकलना पड़ता है। और हिंदी में च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो इसका भी एक चित्र के माध्यम से समझने का कि किस प्रकार से मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन हम करते हैं, किस प्रकार का हमारा आर्टिकुलेशन मैनर होना चाहिए कि हम इस व्यंजन ध्वनियों का च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनियों का उत्पादन कर सकें। तो ट्रेनिज, इस फिगर के माध्यम से आप देख रहे हैं कि जो है जिनका आरंभ स्पर्श से तो हो रहा है, स्पर्श से यहाँ पे हो रहा है, एक व एक न होकर बल्कि यहाँ पे धीरे धीरे, देखिए धीरे धीरे निकल रहा है। तो ये जो है इस प्रकार से जो है कुछ देर तक हवा को घर्षण करके निकलना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ देर तक यहाँ पे घर्षण के द्वारा ये निकल रहा है। हिंदी में च, छ, ज, च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनियाँ हैं। ट्रेनिज, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नासिक्य, जिसको कि नेजल साउंड के नाम से जानते हैं। तो नासिक्य जो व्यंजन ध्वनियाँ हैं उनका उत्पादन किस तरीके से होता है। तो नासिक्य उन व्यंजनों को कहते हैं जिनमें दोनों ओठ, जीभ, दांत, जीभ और मूर्धा, जीभ, पश्च और कोमल तालु आदि का स्पर्श जब होता है, तो उसी प्रकार जैसे स्पर्श व्यंजनों में स्पर्श होता है और हवा मुंह में गूंजती हुई नाक के रास्ते निकलती है, और इन्हें जो है अनुनासिक भी कहते हैं। जैसे ड, य, ड़, न, म इत्यादि अनुनासिक व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण का तरीका इसी प्रकार से होता है। तो एक फिगर के माध्यम से यहाँ देखने का प्रयास करते हैं। तो ट्रेनिज, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नासिक उन व्यंजनों को कहते हैं जिसमें दोनों ओठ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों ओठ जो है एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, और स्पर्श जब करते हैं तो वायु पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाती है, तो ये नेजल नाक के रास्ते से यहाँ से निकलती है। तो ऐसी ध्वनियों को हम नासिक के ध्वनियों के नाम से जानते हैं। एक और फिगर देखने का प्रयास करते हैं ट्रेनिज। तो नेजल साउंड ट्रेनिज यहाँ पे किस तरीके से निकल रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं टंग जो है वो जो है मूर्धा को टच कर रही है, तो टच स्पर्श कर रही है, तो वायु यहाँ पर अवरुद्ध होकर के यहाँ नेजल मार्ग से या नाक के रास्ते से निकलती है। तो इस तरीके से जो है
नासिक के ध्वनियों का जो है उच्चारण हम करते हैं। नासिक के ध्वनियों के जो उच्चारण तरीके हैं, एक फिगर और हम देखते हैं जिसमें कि हमारा जो है जीवा पश्च ये है और जो कोमल तालु है, तो इनका स्पर्श होता है। जब स्पर्श होता है तो वायु इस मार्ग से न निकल करके नेजल नाक के रास्ते से निकलती है। तो इस प्रकार से, इस तरीके से नेजल या अनुनासिक ध्वनियों का उच्चारण होता है। नेक्स्ट हम लोग नासिक ध्वनियों का अध्ययन करने के पश्चात पार्श्विक या लेटरल स्पीच साउंड। तो लेटरल, इन्हें पार्श्व व्यंजन या विभक्त व्यंजन भी कहते हैं। पार्श्व का मतलब होता है कि जो टंग के मध्य से न निकल करके टंग के किनारे से निकलती है। तो ऐसी जो व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण होता है उसको लेटरल स्पीच साउंड के नाम से जानते हैं। इसमें मुंह की मध्य रेखा पर कहीं भी दो अंगों के सहारे वायुमार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं और फलतः हवा एक या दोनों पार्श्वों के पास से निकलती है। यह भी संघर्षी और नासिक के आदि की भांति इसका भी उच्चारण देर तक संभव है। यह जानने के लिए हवा एक ओर से या दोनों पार्श्वों से जीभ के भाग से निकलती इस वर्ग के व्यंजन की स्थिति में रखकर हवा को भीतर खींचना चाहिए। खींचते हैं तो यदि दोनों ओर शीतलता का अनुभव हो तो ध्वनि द्विपार्श्विक बाइलेटरल, और यदि एक तरफ हो तो यूनिलेटरल जो है साउंड जो है व्यंजन ध्वनि निकलती है, जिसको हिंदी ल इसी वर्ग की ध्वनि है। तो ल को हम लेटरल साउंड के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पे ट्रेनिंग हम लोग देखें कि यह भी संघर्षी और नासिका आदि की भांति इसका भी उच्चारण देर तक संभव है। यह जानने के लिए कि हवा एक ओर से या दोनों पार्श्वों से जीभ को इस वर्ग के व्यंजन की स्थिति में रखकर हवा को भीतर खींचते हैं। तो जैसे हम ल का उच्चारण करते हैं जिस तरीके से, उसी स्थिति में टंग को रख करके हवा को हम खींचते हैं, और जब दोनों ओर शीतलता का अनुभव होता है तो उसको बाइलेटरल कॉन्सोनेंट साउंड के नाम से हम जानते हैं। और हिंदी में ल जो व्यंजन ध्वनि है वो लेटरल इसी तरीके से होती है। तो इसको भी एक फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं ट्रेनिस। तो ट्रेनिस, इस फिगर में हम देख रहे हैं कि जो है जीभ को मुंह के मध्य जो है इसको विभक्त करके और जीभ के सहारे जो है वायु को हम छोड़ते हैं। तो जब वायु दोनों पार्श्वों से निकलती है तो उसको हम बाइलेटरल कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। तो ल ध्वनि का जो उच्चारण है उसका तरीका यही है। नेक्स्ट ट्रेनिंग हम लोग देखते हैं लुंठित ध्वनियाँ, जिसको कि रोल्ड या ट्रिल्स साउंड के नाम से हम जानते हैं। तो इसमें किस तरीके से उच्चारण करते हैं लुंठित ध्वनि में? जीभ की नोक को कुछ बेलन की तरह लपेटकर या लुंठित करके उसको मोड़ करके तालु का स्पर्श कराकर यह ध्वनि उत्पन्न की जाती है। इसे लोढ़ित भी कहते हैं। तो र को इसी वर्ग का मानते हैं। तो र को हम जब र का उच्चारण हम करते हैं तो किस तरीके से करते हैं? जीभ की नोक को थोड़ा सा बेलन की तरह लपेट लेते हैं और तालु को स्पर्श कराकर यह ध्वनि उत्पन्न की जाती है। इसे लोढ़ित भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रेनिस उत्क्षिप्त, इसको फ्लैप्ड या टैप्स स्पीच साउंड के नाम से जानते हैं। तो उत्क्षिप्त जो व्यंजन ध्वनियाँ जीभ को लपेटकर तालु को झटके से स्पर्श करके, तो जीभ को लपेट करके तालु को झटके से स्पर्श करके फिर जीभ को सीधा कर लेने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे उत्क्षिप्त या फ्लैप्ड या टैप्स व्यंजन ध्वनि कहते हैं
हिंदी में ड, ढ उच्छिप्त व्यंजन ध्वनियाँ हैं। तो यहाँ पे ध्वनिज उत्पन्न होती है, उन्हें उच्छिप्त व्यंजन ध्वनियाँ कहते हैं। हिंदी ड, ढ उच्छिप्त हैं, इन्हें ताड़न जात भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टेनिस अंतस्थ या अर्धस्वर, जिसको कि सेमी वावेल स्पीच साउंड के नाम से जानते हैं। तो ये श्रुति ध्वनियाँ। अब श्रुति ध्वनियाँ क्या होती है, इसका एक परिभाषा देख लेते हैं या इसका विवरण देख लेते हैं। उच्चारण अवयव, जब एक ध्वनि के उच्चारण के बाद दूसरे का उच्चारण करने के लिए नई स्थिति में जाने लगते हैं, तो कभी कभी हवा के निकलते रहने के कारण बीच में ही एक ऐसी ध्वनि उच्चरित हो जाती है जो वस्तुतः उस शब्द में नहीं होती। ऐसी ही अकस्मात अचानक आ जाने वाली ध्वनि श्रुति ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे स्टेशन, स्टेशन में हम देख रहे हैं कि एक अकस्मात ध्वनि ई आ जा रहा है। उसी प्रकार से स्नान में अ जो है, एक जो है अकस्मात ध्वनि का उच्चारण हमें देखने को मिलता है। और किया, जो कि ई और आ, और जियो ई ओ, तो किया ई और आ के बीच में यह ध्वनि हमें अपने आप देखने को मिलती है। जियो में ई और ओ के बीच भी यह आदि अकस्मात ध्वनियाँ अपने आप आ जाती हैं। तो इस प्रकार से स्वर और व्यंजन के बीच में है। यूँ इनका झुकाव व्यंजन की ओर तो अधिक होता है, क्योंकि यह व्यंजन की भांति ही स्वर की तुलना में कम सुनाई देते हैं। तो व्यंजन की तुलना में ये जो है कम सुनाई देते हैं, स्वर की जो तुलना में कम सुनाई देते हैं। तो स्वर की जो सोनोरिटी है या मुखरता वो ज़्यादा है अपेक्षा व्यंजन की। और टेनिस तुलना में कम सुनाई देते हैं, और साथ ही साथ बलाघात भी प्रायः इस पर नहीं पड़ता। फिर भी इसको अर्धस्वर कहा जाता है, सेमी वावेल कहा जाता है। इसका कारण यह है कि इनके उच्चारण का आरंभ स्वर स्थिति से होता है। तो अर्धस्वर दो होते हैं, वो हैं य और व। तो य और व जो कॉन्सोनेंट स्पीच साउंड है, उसको हम सेमी वावेल के नाम से भी जानते हैं। अब टेनिस हम उच्चारण ढंग के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। तो स्पर्श, जिसको कि प्लोसिव स्पीच साउंड के नाम से जानते हैं, क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, झ, त, थ, द, ध, प। वहीं पे हमारा फ्रिकेटिव जो है या फ्रिकेट्स जो कॉन्सोनेंट साउंड है, वो स, 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 श, स। वहीं पे हमारा एफ्रिकेट जो साउंड है स्पर्श संघर्षी च, छ, ज, झ। नेक्स्ट नासिक के जो व्यंजन ध्वनियाँ हैं अंग, ञ, ड़, न, म। पार्श्विक लेटरल, सिर्फ ल ध्वनि जो ही पार्श्विक है। वहीं पे लुंठित र, जिसको कि हम रोल्ड या टैप के नाम से भी जानते हैं। उच्छिप्त, जिसको फ्लैप्ड या टैप्स के नाम से जानते हैं। ड और ढ, यही दो व्यंजन ध्वनियाँ जो है उच्छिप्त या फ्लैप्ड या टैप्स कॉन्सोनेंट स्पीच साउंड है। वहीं पे सेमी वावेल्स हमारे दो हैं, य और व। तो टेनिस ध्वनियों के उच्चारण के लिए हवा को रोककर या अन्य कई प्रकार से विकृत करते हैं। इसी क्रिया को उच्चारण में ढंग या तरीका के नाम से हम संबोधित करते हैं।
तो ढंग या तरीका कहा जाता है, और हर ध्वनि के लिए कोई न कोई तरीका ढंग प्रयास करना पड़ता है। इसी को ध्वनि उत्पादन में ढंग का स्थान या प्लेस ऑफ मैनर या आर्टिकुलेशन ऑफ मैनर के नाम से भी हम जानते हैं। तो टेनिस, अब जो पार्ट बी का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकुलेशन प्लेस, ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकुलेशन मैनर आर्टिकुलेशन, वहीं पे बेस ऑफ वॉइसिंग के आधार पर भी हम व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। तो ट्रेनिज आइए देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट ऑन द बेस ऑफ वॉइसिंग। तो आवाज़ के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण यहाँ पे हम करते हैं। आवाज़ के आधार पर व्यंजन के प्रमुखतः दो भेद हो सकते हैं, तो घोष और अघोष। तो जिसको कि हम वॉइस और वॉइसलेस साउंड, वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड के नाम से जानते हैं। तो घोष वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है। जब वोकल फोल्ड में कंपन होता है और वहाँ से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, तो इस संघर्ष के कारण जो है स्वर यंत्रियों में थोड़ा कंपन होता है। जब कंपन होता है तो वर्गीय व्यंजन ध्वनियों के तीसरे, चौथे, पांचवें व्यंजन घोष व्यंजन होते हैं। यहाँ पे टेनिस हम लोग देख रहे हैं कि इस संघर्ष के कारण स्वर तंत्रियों में थोड़ा कंपन होता है और वर्गीय व्यंजन जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग इत्यादि में के तीसरे, चौथे, पांचवें व्यंजन जो है वो घोष व्यंजन होते हैं। तो घोष व्यंजन निम्नलिखित हैं, जैसे ग, घ, अंग, ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, घ, द, न, ब, भ, म आदि ध्वनियाँ तथा य, र, ल, व, ज, ग, ह, ड, ढ आदि जो है ये घोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो घोष ध्वनियाँ स्वर तंत्रियों के कंपन से वॉइस्ड होती हैं, इनमें मुखरता ज़्यादा होती है, इसीलिए इनको जो है हम घोष ध्वनियाँ वॉइस्ड साउंड के नाम से जानते हैं। दूसरा, आवाज़ के आधार पर जो वर्गीकरण व्यंजन का किया गया है, अघोष व्यंजन ध्वनियाँ, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ दूर दूर रहती हैं तथा वायु को बाहर निकलते समय उसमें कंपन नहीं होता, ऐसी ध्वनियाँ अघोष व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती हैं। और इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग की पहली और दूसरी व्यंजन ध्वनि आती है, जिनको हम अघोष व्यंजन ध्वनि कहते हैं। तो अघोष व्यंजन ध्वनि निम्नलिखित है, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, स इत्यादि जो है अघोष व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती हैं। अघोष को श्वास या कठोर, इसको हार्ड या सर्ड के नाम से भी जानते हैं, और घोष को नाद या कोमल या सॉफ्ट या सोनेंट के नाम से भी हम जानते हैं। तो हिंदी के व्यंजन ध्वनियों की उच्चारण और उनकी उच्चारण स्थान, उच्चारण के तरीके और उच्चारण आवाज़ के दौरान नियमों का जो आर्टिकुलेशन मैनर है, आर्टिकुलेशन प्लेस है, इनका उपयोग हमें करना चाहिए और व्यंजनों का वर्गीकरण उपयुक्त आधार पर करना हमें आना चाहिए। जब हमें आएगा तभी हम हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड को स्पीच टीचिंग करा सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें हमें नहीं आती हैं तो हम स्पीच टीचिंग नहीं करा पाएंगे। टेनिस एक चार्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं
जिसमें स्थान, स्वरयंत्र, मुखी, कंठ, तालु, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, कुपकीय या वायुकोशीय, दंतोष्ठ, द्वयोष्ठ, ये स्थान के आधार पर है। वहीं पे ढंग, मैनर के स्थान पर मैनर के आधार पर स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिक्य, पार्श्विक, लुंठित, उच्छिप्त और अर्धस्वर इत्यादि ध्वनियों का इस फिगर के माध्यम से मैंने एक डायग्राम बनाया है, जो कि आपको याद करने में आसानी हो सकती है। तो इस फिगर का अध्ययन करिए और इसको याद करने की कोशिश करिए। कोशिश करने के पश्चात आप लोग जो है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन एंड वॉइसिंग ऑफ आर्टिकुलेशन को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। और इन्हीं 3 बेस पर भी ही हम जो है जो फोनेटिक सिंबल हम लगाते हैं या ध्वनि चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वो 3 आधार पे हम करते हैं, जो कि हमारा ग्लोटल स्टेट के आधार पर और आर्टिकुलेशन प्लेस के आधार पे और मैनर प्लेस के आधार पर ही हम ध्वनियों का जो है व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण करते हैं। इस प्रकार से क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट स्पीच साउंड का जो है हम लोगों ने वर्गीकरण किया, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण तरीके के आधार पर या उच्चारण ढंग के आधार पर और उच्चारण आवाज़ के आधार पर। तो ट्रेनीज इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आप जो है 3 प्रश्नों का उत्तर जो है लिख करके जो ट्रेनिंग सेंटर का जो टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर का व्हाट्सएप ग्रुप बना है उस पे इस प्रश्न का उत्तर लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिएगा। तो पहला प्रश्न है ट्रेनीज, घोष व्यंजन के उच्चारण स्थान की विवेचना कीजिए। दूसरा प्रश्न है, उच्चारण ढंग के आधार पर व्यंजनों की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है ट्रेनीज, व्यंजन उच्चारण स्थान से क्या तात्पर्य है। तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर लिख करके टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिएगा, ताकि हम लोग फीडबैक ले सकें और यदि कोई सुधार की आवश्यकता है तो हम लोग सुधार करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।